नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका निर्माण नेपाल ने चीन की मदद से कराया, लेकिन दोस्तों आज यही एयरपोर्ट नेपाल के लिए जी का जंजाल बन चुका है। इसके लिए नेपाल के बहुत सारे नेताओं ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है। नेपाल के नेताओं ने कहा है कि भारत ये कतई नहीं चाहता है कि नेपाल में भी तरक्की हो, यहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, टूरिज्म को बढ़ावा मिले और नई नई नौकरियां पैदा हो। ऐसा नेपाल के बहुत सारे नेताओं ने कहा है। यानी दिन प्रतिदिन भारत और नेपाल की जो संबंध है उसमें लगातार खाई बढ़ती जा रही है, दूरियां बढ़ती जा रही है। और इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 2015 में, जब ये जनाब थे केपी शर्मा ओली पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। खैर आज ये इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है। इनके बारे में अगर बता दूं तो ये नेपाली पॉलिटिशियन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ये 2 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 2015 से लेकर 2016 तक और फिर 2018 से लेकर 2021 तक। नॉर्मली आज की अगर बात करूं तो आज ये करंट में अपोजिशन के एक बड़े लीडर हैं और इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। जिस समय ये देश के प्रधानमंत्री थे, नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उस समय इनकी मुलाकात हुई नेपाल के अंदर चीन के एक एम्बेसडर थी यांगी जी। अब इनके साथ पता नहीं इनके किस तरीके के संबंध थे, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही जो भी ये बात मोहतरमा कहती उनको ये मान लेते। और इसी के तहत दोस्तों 2017 में नेपाल में बीआरआई की एंट्री हुई। अब बीआरआई के बारे में अगर मैं बता दूं तो बीआरआई का नेपाल में मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी भी तरीके से भारत पर डिपेंडेंसी नेपाल की खत्म कर दी जाए। मैं बीआरआई के बारे में बता देता हूं तो बीआरआई एक बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना का, जिसकी शुरुआत 2013 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कनेक्ट साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका एंड यूरोप थ्रू ए नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स। इसके बेसिकली 2 कंपोनेंट है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं, इसका मुख्य उद्देश्य बीआरआई का यह है कि चीन को दुनिया से कनेक्ट करना है थ्रू रोड मार्ग और थ्रू समुद्री मार्ग, इन दोनों के थ्रू कनेक्ट करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसी बीआरआई के तहत दोस्तों नेपाल के अंदर पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ। यानी कि जो फंडिंग थी चीन ने करी कि आप इस एयरपोर्ट को बनाइए, ठीक है। इससे आपके यहां पर 3 चीजें पैदा होंगी, नंबर 1 टूरिज्म, नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर और नंबर 3 जॉब। इसके तहत जो चीन ने नेपाल को लगभग 216 मिलियन अमेरिकन डॉलर का कर्ज दिया, ठीक है। और मतलब नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है पोखरा, वहां पर एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया ताकि इन चीजों का यहां पर निर्माण हो सके, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब। लेकिन दोस्तों होता क्या है, ना तो टूरिज्म और ना ही जॉब क्रिएट हुई जैसे जनवरी में इसका उद्घाटन हुआ उसके बाद। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये एयरपोर्ट नहीं चला, यहां पर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड ही नहीं करी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो खर्चा था एयरपोर्ट का और जो कर्जा लिया था नेपाल ने चीन से, वो तो चीनियों ने मांगना शुरू कर दिया। अब नेपाल देने में भैया सक्षम नहीं था, तो नेपाल ने रिक्वेस्ट करी कि आप इस लोन को हमें एज ए ग्रांट यानी अनुदान के तौर पर दे दीजिए। चीनी क्या आपको लगता है, चीनी ने कहा नहीं। एक्चुअली चीन का तो उद्देश्य कुछ और है। जिस तरीके से श्रीलंका पर कब्जा किया है चीन ने, इसी तरीके से वो नेपाल पर कब्जा करना चाहता है और नेपाल को भारत के खिलाफ एज ए बेस स्टेशन की तरह ट्रीट करना चाहता है। अब भारत इस बात को समझता है। बात है, सवाल उठती है कि जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कामयाब क्यों नहीं हुआ, क्यों घाटे का सौदा रहा नेपाल और चीन के लिए। देखिए समझिए, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट जाकर उड़ रही है, वो जो एयर रूट उनका है वो इंडिया के ऊपर से है, तो इंडिया ने इसको कह दिया नॉट अलाउड। भारत ने कहा कि हम अपना जो एयर रूट है वो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अलाउ नहीं करते। भारत का ऐसा मानना है कि चीन लगातार यहां पर जो भी फंडिंग कर रहा है बीआरआई के तहत, वो नेपाल को एक ना एक दिन कैप्चर कर लेगा और फिर इसी एरिया को हमारे विरुद्ध इसका इस्तेमाल करेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने जितना भी जो भी एयर रूट है, जो भी पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ रही है, उसको मना कर दिया, यानी नॉट अलाउड। भारत का ऐसा मानना है कि बेस स्टेशन, जिसकी वजह से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन तो गया, लेकिन वहां से कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी फ्लाइट ना टेक ऑफ हो रही है ना लैंड हो रही है। अब नेपाल ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। भारत ने तो एक ना सुनी। तो अब न्यूज निकल के क्या आ रही है कि चीन ने कहा कि डोंट वरी, अगर भारत आपका सपोर्ट नहीं कर रहा तो हम आपके सपोर्ट के लिए, लेकिन आप समय पर हमें कर्जा दे दीजिएगा हमारा वापस। क्योंकि मैं आपको बता दूं बीआरआई के तहत बहुत सारा पैसा डूब भी गया है चीन का। तो चीन चाह रहा है कि नेपाल से किसी भी तरीके से कर्जा तो आ ही जाए, कर्जा भी वापस हो जाए और हम नेपाल में अपनी जगह, अपनी पैठ भी बना लें। तो इसके तहत अब चीन ने कहा कि आप परेशान ना होइए। बिजनेस स्टैंडर्ड्स और नवभारत टाइम्स ने भी इस न्यूज को पब्लिश किया कि आप परेशान बिल्कुल ना होइए, हम अपने देश से इस एयरपोर्ट्स के लिए जल्द ही जो फ्लाइट्स हैं उनकी उड़ान भरवाएंगे। अरे भाई, टूरिज्म बढ़ता है इंटरनेशनल तरीके से। अब कोई अमेरिका से व्यक्ति है, पहले वो कहां पर आएगा, चीन आएगा, चीन के बाद आपके नेपाल में आएगा, या फिर कोई दुबई से कोई यात्री है वो पहले चीन जाएगा, चीन के बाद कहां आएगा, नेपाल आएगा। ऐसे थोड़ी होगा। अरे भाई, दुबई से डायरेक्ट उसको नेपाल जाना है तो एयर रूट इस्तेमाल करना होगा इंडिया का, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया। तो ये जो सौदा जो किया था चीन और नेपाल के बीच में, ये तो भैया
अब घाटे का सौदा हो गया है और नेपाल भी इस बात को समझता है। ठीक है, केपी शर्मा ओली जी ने काम कर दिया अपना, मतलब मैडम के साथ जो रिलेशन थे उसके चक्कर में नेपाल का बंटाधार करा दिया और भारत के जो नेपाल से संबंध थे उसमें भी दूरी लगातार पैदा कर दी है। खैर, जो नेपाल के नागरिक हैं वो इस बात को समझते हैं, उनसे और भारत के संबंध बहुत अच्छे नागरिकों के, लेकिन वहां की जो सरकार है, जो आज की भी सरकार है, उसमें भी केपी शर्मा ओली जी ने सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, वो सरकार नहीं चाहती कि भारत के संबंध नेपाल से अच्छे हो जाए, क्योंकि एक तरीके कम्युनिस्ट बिहेवियर है उनका। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आयुष बैच के बारे में, जो हिंदी बैच के लिए हिंदी के लिए स्टार्ट किया गया है 2025 के लिए। इसके कुछ फीचर्स बता देता हूं जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस बैच की शुरुआत की जा रही है। यहां पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होंगे ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों, जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी मेंस में मदद करेगी आपकी। इसके अलावा आपको प्रिंटेड जो बुक्स हैं, जो हिंदी की जो टॉप क्लास बुक है, जो यूपीएससी के विद्यार्थी फॉलो करते हैं, वो किताबें आपको मुहैया कराई जाएंगी। कुछ बुक्स के मैंने यहां पर नाम मेंशंस किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जो एक मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशंस में, वो आपको फ्री मेंटरशिप जो प्रोग्राम है वो भी मुहैया कराया जाएगा, जिसमें कैप्टन गहलोत सर हैं और रवि कपूर सर हैं, इन दोनों की ओर से आपको मेंटरशिप प्रोग्राम मुहैया कराया जाएगा, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, मेंटरशिप के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं एक मोटा सा फायदा बताता हूं आपको। एक लंबा समय आप अपनी इस तैयारी में देंगे, लगभग 1.5 से 2 साल, तो उस समय कई बार आप डिमोटिवेट होंगे, तो उस समय मेंटरशिप बहुत बड़ा रोल निभाती है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। वहां पर आपको एक अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहां पर आप मेरा कूपन कोड अगर आप आर शर्मा फिल करते हैं तो इस सब्सक्रिप्शन की फीस में 25% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।